तो चलिए, जैसा कि आप सभी से वादा किया गया था टॉपर्स योद्धा की टीम्स के द्वारा कि आप लोग को प्रॉपर तरीके से सारी क्लासेस दी जाएंगी, उसी कड़ी में मैं हिंदी की कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि जो लिटरेचर का है वो आपके आर के सर लेके चल रहे हैं और मैं ग्रामर का लेके चल रहा हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण भाग 4, यानी मैंने वर्ण का जो क्लास है वो खत्म कर रखा है, और आप लोग को अगर दिक्कत है तो 3 क्लास कर लें, और ये आखिरी क्लास होने वाला है वर्ण का, और इसमें आपके सारे समस्या का समाधान होने वाला है। बस आप बने रहें अंत तक हमारे साथ, और हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए, सारे समस्या का समाधान सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको जहां तक पढ़ा रखा था उससे हम आज थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है व्यंजन गुच्छ एंड द्वित्व। व्यंजन गुच्छ एवं द्वित्व किसे कहते हैं? व्यंजन गुच्छ और किसे कहते हैं द्वित्व? क्या है व्यंजन गुच्छ और क्या है द्वित्व? इसका नाम क्यों पड़ा, ये किसे कहते हैं, ये सारे टॉपिक समझते हैं। सबसे पहले आप यह जान लें कि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह डायरेक्ट से आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्यंजन गुच्छ को, किसे कहते हैं व्यंजन गुच्छ। तो जैसा कि आप लोग देखा हुआ देख सकते हैं कि यदि किसी शब्द में 2-3 व्यंजन लगातार हो और उनके बीच कोई स्वर ना हो तो वह व्यंजन समूह या व्यंजन गुच्छ कहलाता है। ध्यान देंगे, यदि किसी शब्द में कलर चेंज करते हैं, ध्यान देंगे, कह रहा है कि यदि किसी शब्द में 2 या 3 व्यंजन लगातार हो यानी सीरियल वे में हो और उनके बीच कोई भी स्वर ना हो, स्वर मतलब अ आ ई ए सब न हो, तो वह क्या कहलाएंगे? व्यंजन गुच्छ या व्यंजन द्वित्व, व्यंजन समूह या व्यंजन गुच्छ कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में है अच्छा, क्यारी, क्लेश, स्पष्ट, स्वप्न, मत्स्य इत्यादि। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है? अब आप कहिएगा सर यहां पे तो मुझे दिख रहा है कि यहां पे सिर्फ एक व्यंजन आप अ कहेंगे, यहां पे तो मुझे सारे के सारे व्यंजन दिख रहा है, और आपने कहा है कि यदि किसी शब्द में 2-3 व्यंजन लगातार हो, इसमें तो 2-3 व्यंजन नहीं है, इसमें तो सारे के सारे व्यंजन है और लगातार में नहीं है। अब समझिए, एक और कंफ्यूजन होगा, आप फिर कहिएगा कि 2-3 व्यंजन लगातार हो तो इसमें तो सारे व्यंजन है, इसमें भी सारे व्यंजन है, तो 2-3 व्यंजन तो लगातार है। लेकिन नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। क्या है टॉपिक, सो समझिए। सबसे पहले समझेंगे हम अच्छा वाले बात को। अगर इसका हम खंड करें तो खंड कुछ इस प्रकार से होगा, खंड कुछ इस प्रकार से होगा। अब जरा देखिए, अब यहां पे देखें, क्या यहां पे आपको ये च और छ लगातार 2 व्यंजन नहीं दिख रहे हैं? जी हां, यहां पे च और छ लगातार 2 व्यंजन है। अब देखिए, एक और है क्यारी, एक और है क्यारी। अगर हम इसको तोड़ेंगे, अगर हम इसका विभेद करेंगे तो इसका विभेद कुछ इस प्रकार से होगा या नहीं होगा? क प्लस अ य प्लस आ प्लस र प्लस बड़ी। अब हमें जरा यह बताइए, क्या यहां पे आपको 2-3 व्यंजन लगातार नहीं दिख रहे हैं? क्या यहां पे 2 व्यंजन लगातार है या नहीं है? जी हां, इसका मतलब यह क्या है? व्यंजन गुच्छ है। एक और समझते हैं, एक और है, एक और समझते हैं बहुत ही अच्छे से, स्पष्ट। एक और है स्पष्ट, इसमें आपका सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सारी समस्या स्पष्ट हो जाएंगी। अगर इसका हम संधि करें, सॉरी, इसका अगर हम विभेद करें तो स प्लस प प्लस अ प्लस स प्लस ट प्लस अ। अगर इसको ध्यान से देखेंगे, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे तो 2 व्यंजन लगातार हैं और यहां पे भी 2 व्यंजन लगातार हैं। क्या इनके बीच कोई स्वर है? जी नहीं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन शब्द में हमें व्यंजन आधा दिखता हो तो वह व्यंजन गुच्छ कहलाता है। चलिए, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा कमेंट में बताएंगे। अगला है द्वित्व। अब ये द्वित्व किसको कहते हैं? द्वित्व का परिभाषा देखेंगे तो यदि 2 समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं।
उसमें क्या था, आपने जो इससे पहले जो टॉपिक देखा, आपने जो इससे पहले टॉपिक देखा, इसमें आप देखेंगे कि यदि किसी शब्द में दो तीन व्यंजन लगातार हो और उनके बीच कोई स्वर ना हो, यदि किसी व्यंजन में दो तीन व्यंजन लगातार हो और उनके बीच कोई स्वर ना हो, लेकिन द्वित्व वाले में क्या कह रहा है, द्वित्व वाले में कह रहा है कि यदि दो समान व्यंजनों के बीच, उसमें था कोई भी दो व्यंजन, लेकिन इसमें है कि दो समान, अगर ड है तो ड ही लेंगे, ट है तो ट ही लेंगे, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। सपोज डेट अड्डा, पट्टी, धक्का, मिट्टी, सत्ता और सट्टा। इसको जरा हम समझ लेते हैं। अड्डा कुछ इस प्रकार से आप लोग लिखते होंगे या कुछ इस प्रकार से लिखते होंगे। अब जरा इसको तोड़े तो क्या निकल के सामने आता है, अ प्लस ड प्लस ड प्लस आ। अगर हम मिट्टी लिखें, अगर हम मिट्टी लिखें तो मिट्टी कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, मिट्टी कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, म प्लस छोटी ई प्लस ट प्लस ट प्लस बड़ी ई। यहां पे भी देखिए लगातार दो व्यंजन एक साथ है या नहीं है, है, लेकिन कैसा व्यंजन है, दो समान व्यंजन। यहां पे क्या कहा है, यहां पे कहा है यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे अड्डा, पट्टी, धक्का, मिट्टी, सत्ता और सट्टा। इसको देखेंगे, अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पे आप लोग देखेंगे तो यहां पे अड्डा को तोड़ेंगे तो जैसा मैंने उधर दिखा अड्डा, क्या यहां पे आधा व्यंजन है तो यहां पे आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन लगातार एक साथ है, यहां पे भी सेम चीज अप्लाई हो रहा है, सारी चीजों में सेम चीज अप्लाई हो रहा है। यानी व्यंजन द्वित्व किसे कहते हैं, तो यदि दो समान व्यंजन लगातार हो और उनके बीच कोई स्वर ना हो। और व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, तो कोई भी दो व्यंजन के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। चलिए नोट में क्या कह रहा है, नोट जरा देखेंगे। नोट कह रहा है कि वर्गीय व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ण द्वित्व के रूप में नहीं लिखा जाता है। अब आप कहिएगा सर वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, या उसी में आप एक और चीज देख रहे होंगे कि दो महाप्राण आपस में संयुक्त नहीं होते हैं। अब सुनिए, अब जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था महाप्राण और अल्पप्राण, इससे पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि महाप्राण किसे कहते हैं, तो महाप्राण कहते हैं प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चौथे। जैसे कवर्ग आपने एक लिखा था, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इतने तो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां पे क्या कहेगा कि प्रत्येक वर्ग के, महाप्राण किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के सेकेंड एंड फोर्थ, यानी प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन। तो कवर्ग का दूसरा व्यंजन क्या होगा, ख, चवर्ग का छ, टवर्ग का ठ, तवर्ग का थ और पवर्ग का फ। यहां तक क्लियर। अब चौथा व्यंजन कौन कौन होगा, तो चौथा व्यंजन हो सकता है घ, झ, ढ, ध और भ। अब जरा देखिए, कवर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, चवर्ग का दूसरा चौथा, टवर्ग का दूसरा चौथा, तवर्ग का दूसरा चौथा और पवर्ग का दूसरा और चौथा। यानी कि जितने भी महाप्राण हैं प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे या महाप्राण आपस में संयुक्त नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, एग्जाम्पल यहां क्या कह रहा है कि वर्गीय व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ण द्वित्व के रूप में नहीं लिखा जाता है, दो महाप्राण आपस में संयुक्त नहीं होते हैं। जैसे क्या आपने कभी इस प्रकार से लिखा देखा है, क्या आपने कभी इस प्रकार से मक्खन लिखा देखा है, क्या मक्खन इस प्रकार से लिखा जाता है, तो कहिएगा जी नहीं सर, मक्खन आपने ऐसा नहीं देखा होगा। क्या पत्थर कभी आपने ऐसा लिखा हुआ देखा है, जी नहीं। क्या आपने पत्थर है मक्खन है, क्या आपने कभी इस प्रकार से लिखा देखा, नहीं। यानी कि ये मेथड रॉन्ग है। तो मेथड क्या होगा, इसका सही लिखावट क्या होगा, तो इसको सही ढंग से लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे सही ढंग से लिखने के लिए हमें
म के पहले, यानी कि ये जो महाप्राण है उनसे पहले जो भी आएंगे, क प्लस ख, मक्खन लिखना होगा। पत्थर लिखने के लिए क्या करना होगा, प, थ से पहले क्या आता है, त, उसके बाद थ और र, पत्थर लिखना होगा कुछ इस प्रकार से, तब आपका जाके सही होगा। यानी कि जो कहा है कि वर्गीय व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ण द्वित्व के रूप में नहीं लिखा जाता है, यहाँ दो महाप्राण आपस में संयुक्त नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्वित्व कहते हैं। जैसे मक्खन, ये अगर रॉन्ग है, सही क्या है, तो ए है, ए रॉन्ग है, सही ए है, ए रॉन्ग है और सही ए है। तो एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अगर कहीं पे लगातार दो महाप्राण आपको दिख जाए तो समझ जाएगा कि वो गलत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है अनुतान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुतान, एक बार जरा आप सभी आदमी इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। अनुतान में लिखा क्या है कि जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तब वो यूं ही धारा प्रवाह बोलता नहीं जाता, वो रुकता है। कोई भी व्यक्ति हो, आप लोगों ने मैच देखा होगा, कमेंट्री होता है, तो क्या उस टाइम वो लगातार बोलते जाता है, जी नहीं, वो रुकता है बीच बीच में। तो जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तब वो यूं धारा प्रवाह बोलता नहीं जाता, बल्कि किसी शब्द या वाक्य को बोलने के समय अपने भाव, जैसे सुख हो सकता है, दुख, आश्चर्य, खीज, पीड़ा के अनुरूप शब्द ध्वनि को ऊपर नीचे उतारता और चढ़ाता है। इसी चढ़ाव उतार या आरोह अवरोह अथवा ऊंची नीची स्वर ध्वनि या लहरी को सुर लहर या सुर का अनुतान कहते हैं। यहां तक समझ में आया? नहीं आया तो मैं हूं। क्या कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तब वो यूं ही धारा प्रवाह बोलता नहीं जाता, बल्कि किसी शब्द या वाक्य को बोलने के समय अपने भाव को प्रकट करता है। जैसे विराट कोहली ने 49वां जब शतक लगाया, तो आप लोगों ने अगर कमेंट्री सुना हो तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक कमेंट्री सुना मैंने कि 2011 वर्ल्ड कप में जिसे कंधे पे उठाया, आज उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला खिलाड़ी हमारे बीच है। तो क्या लगातार बोलते क्या? जी नहीं, इसमें रुका है। यही रुकावट को अनुतान कहते हैं। ठीक, वह रुकावट किस आधार पे हो सकता है? तो सुख के आधार पे। अगर हम बहुत ज्यादा खुश हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपका रिजल्ट आया बेहतरीन, आई होप आएगा ही, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया, तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। उस समय मैं खुशी होकर कहूंगा कि मेरे सारे छात्रों ने 450 पार किया है, मेरे सारे छात्रों ने 450 पार किया है, इसका मतलब मैं सुख में अनुतान का प्रयोग करना भूल तो नहीं जाऊंगा। नहीं, वहां पे भी मेरे शब्द में कुछ अनुतान होंगे। अगर मैं दुख में हूं, वहां पे भी अनुतान होंगे। अगर मैं आश्चर्य में हूं, तब भी अनुतान होंगे। अगर मैं खीज में हूं, अगर मैं पीड़ा में हूं, उन सब जगह पे अनुतान का प्रयोग होगा। और एक और चीज, गाना आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी गाना अनुतान के बिना पूरा नहीं होता है, यानी उसमें गाना में अनुतान होता ही होता है। चलिए, तो के अनुरूप शब्द ध्वनि को ऊपर नीचे उतारता चढ़ाता है। इसी उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह अथवा ऊंची नीची स्वर ध्वनि या स्वर लहरी को सुर लहर या सुर का अनुतान कहते हैं। यानी सीधा सीधा अगर किसी शब्द में हम रुक रहे हैं, कहीं कहां रुकना है, किस आधार पर रुकना है, इसे हम अनुतान कहते हैं। जैसे हमने एक वर्ड ले रखा है अच्छा। अच्छा सामान्य कथन है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा। जैसे आपने मुझसे कहा कि सर व्याकरण पूरा पूरा आप पढ़ा दीजिएगा, बोले अच्छा मैं पढ़ा दूंगा, तो ये तो सामान्य अर्थ है। लेकिन अगर मैं कहूंगा, अगर आपने मुझसे कह दिया कि सर पूरा फिजिक्स आप पढ़ा दीजिएगा, तो मैं अच्छा पूरा फिजिक्स हम पढ़ा देंगे, तो यहाँ पे मैं आश्चर्य में हूं। अच्छा पूरा फिजिक्स मैं पढ़ा दूंगा, यानी हम आश्चर्य में हैं, तो यहाँ पे अच्छा शब्द आश्चर्यवाचक। लेकिन आपने मुझे कहा आपको पता है सर, आपको पता नहीं होगा लेकिन आप फिजिक्स भी बेहतरीन पढ़ा सकते हैं, तो बोले अच्छा, यानी कि यहां पे हमें कंफ्यूजन है, मुझे ये चीज पता नहीं था कि हम फिजिक्स भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहां पे अच्छा क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। वर्ड सेम है, वर्ड आपका अच्छा सेम है, लेकिन यहां पे सामान्य कथन में अनुतान समान है। अगर हमें क्वेश्चन है, अच्छा ही कई बार क्वेश्चन के तौर पर बोला जाता है, जैसे अच्छा, अच्छा मुझे पता ही नहीं था, तो यहां पे प्रश्नवाचक हो गया। और अच्छा हो सकता है, यानी कि आश्चर्य है, हो सकता है, आश्चर्य क्या हो गया? तो इसमें अनुतान अंत में लंबा हो जाता है, और प्रश्नवाचक में अनुतान जोरदार होता है। अच्छा ऐसा हो गया, उसके बाद अच्छा आश्चर्य, अनुतान अंत में लंबा हो जाता है, अच्छा, इस प्रकार से। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है वह जा रहा है। इसमें अनुतान सभी अक्षर समान है। वह जा रहा है, इसमें कहीं पे रुकना है? नहीं रुकना है। वह जा रहा है मतलब जा रहा है, वह जा रहा है,
अब आप होश से कहने आप पता है सर आपका एक मित्र है ना वह जा रहा है, अब मैं क्वेश्चन में हूं वह जा रहा है, ऐसे कैसे चला जाएगा, अभी तक तो उसने नाश्ता भी नहीं किया। यानी इसमें क्या है, क्वेश्चन है और अनुतान बीच में उठता है और अंत में गिर जाता है। वह जा रहा है, बीच में आपने देखा उठा, वह जा रहा है उठा और अंत में गिर गया। इसे ही हम अनुतान का दूसरा अक्षर कहते हैं, वह जा रहा है यानी अनुतान बीच में लंबा और अंत में गिर जाता है। अंत में है वह जा रहा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, वह जा रहा है। अच्छा, तो अनुतान अंत में उठता है, उठकर लंबा हो जाता है। वह जा रहा है, हो सकता है जाने दो, जाने वाले को कौन रोकता है। तो वह जा रहा है तो अनुतान अंत में उठकर लंबा हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए, अब है स्वराघात या बालाघात। स्वराघात या बालाघात कहते किसको है, तो शब्द उच्चारण के समय किसी खास स्वर पर बल देना स्वराघात या बालाघात कहलाता है। शब्द के उच्चारण करते समय ध्यान देंगे, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो किसी खास स्वर पर बल देना या किसी खास शब्द पर बल देना स्वराघात या बालाघात कहलाता है। इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला है वर्ण या अक्षर बालाघात, दूसरा है शब्द वाला घात, तीसरा है वाक्य वाला घात। इस तीनों को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसको समझ लें कि स्वराघात या बालाघात होता क्या है। जैसे किसी खास शब्द पर जोर देना, बहुत सारे शब्द जब हम बोलते हैं तो बहुत सारे शब्द बोलते हैं, लेकिन उन शब्दों में किसी खास शब्द पे बल देना क्या कहलाता है, स्वराघात कहलाता है। आगे के एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला है वर्ण या अक्षर वाला घात, एक नंबर में वर्ण या अक्षर वाला घात। किसी खास वर्ण या अक्षर पर पड़ने वाले वाला घात को वर्ण या अक्षर वाला घात कहते हैं। यानी किसी खास वर्ण या अक्षर पर पड़ने वाले बालाघात को या किसी खास वर्ण या अक्षर पर पड़ने वाले जोर को, जोर मतलब जबरदस्ती वाला जोर को वर्ण या अक्षर बालाघात कहते हैं। जैसे चला, वह स्कूल से चला, मैं गया रमेश से मिलने, रमेश से वहां पे मैंने पूछा रमेश तो क्या कोई स्कूल से चला, तो डायरेक्ट चला, वह स्कूल से चला। तो यहाँ च पे जोर है, स्कूल से चला, च पे जोर है। लेकिन दूसरा आप देखेंगे तो अगला कह रहा है जैसे ठंड का मौसम अब आने वाला है, तो आपके जो मित्र होंगे ना वो कहेंगे भाई तू गाड़ी चला, तू गाड़ी चला ना, तू ही चला। तो यहां पे किस पे जोर होगा, ला पे। किस पे जोर होगा, ला पे। यानी तू गाड़ी चला, तू ही गाड़ी चला, मुझे नहीं चलाना है, तू ही चला, यानी ला पे जोर होगा। तो वर्ड तो सेम है, वर्ड यहां पे सेम है, लेकिन किसी खास स्वर पे बल देना या जोर देना अक्षर वाला घात या स्वर वाला घात कहलाता है, वर्ण वाला घात। चलिए, अगला है शब्द वाला घात। इसको क्या कहते हैं, तो पिछले वाले में आपने क्या देखा, यहां पे आपने देखा कि किसी खास वर्ण या अक्षर पे, किसी खास वर्ण या अक्षर पे पड़ रहा है। लेकिन अगला जब आप देखेंगे तो उसमें क्या है, जब आप अगला यहां देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि किसी खास शब्द पर, यहां अक्षर की चर्चा नहीं है, यहां पे वर्ण की चर्चा नहीं, यहां पे चर्चा किसकी है, यहां पे चर्चा है शब्द की। यानी यहां पे चर्चा किसकी है, यहां पे चर्चा है शब्द की, ये वाले शब्द की। तो जो वाक्य में कि प्रयुक्त किसी खास शब्द पर विशेष बल देना शब्द वाला घात कहलाता है। इसके अर्थ में अंतर आता है। फिर से ध्यान देंगे, ये जो शब्द आपको दिख रहा है ना, ये जो शब्द आपको दिख रहा है, यही शब्द पे खास बल देना क्या कहलाता है, सॉरी, इसी शब्द पे खास बल देना क्या कहलाता है, इसी शब्द पे खास बल देना आपका शब्द वाला घात कहलाता है। चलिए, इससे अर्थ में अंतर आता है। जैसे देखेंगे, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे, इसमें किसी शब्द पे जोर नहीं है, तुम नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट तुम नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगला वर्ड जब आप देखेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ दिखेगा तुम नहीं पढ़ोगे। आपने मुझसे कहा सर आज पढ़ने का मन नहीं है, तो मैंने कहा तुम नहीं पढ़ोगे, पढ़ेगा तो और भूत, तुम नहीं पढ़ोगे। तो नहीं शब्द पर विशेष वाला घात है, तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। जैसे आप पापा को कह के देखिएगा, अपने पिताजी को कह के देखिएगा कि पापा आज ना हमको पढ़ने का मन नहीं है, आज ना हमको खाने का मन नहीं है, आज हमको मन कर रहा है सोने का, तो आपके पिताजी कहेंगे तू नहीं पढ़ेगा, तू नहीं खाएगा। यानी नहीं शब्द पर वाला घात होगा तो किसी खास शब्द पर वाला घात होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, किसी खास शब्द पर वाला घात होगा तो इसे हम कहेंगे शब्द वाला घात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वाक्य वाला घात शब्द।
इसे क्या कहते हैं? तो आपने इससे पहले वर्ण या अक्षर वाला घात में देखा कि किसी खास वर्ण पे पढ़ रहा था, अक्षर वाला घात में उसके बाद शब्द वाला घात में देखा कि किसी खास शब्द पे पढ़ रहा था, लेकिन अब पूरे के पूरे वाक्य पे वाला घात पड़ेगा, उसको देखेंगे पूरे के पूरे वाक्य पे। जैसे पूरे के पूरे वाक्य पे ही बालाघात पड़ेगा। चलिए देखिए बुआ, ध्यान देंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। वाक्य बालाघात से वाक्य बालाघात अधिक अर्थपूर्ण होता है। मतलब नहीं आया समझ में? अब समझिए, आज मैं गीता पढ़ूंगा, आज मैं गीता पढ़ूंगा। कल किसी अन्य व्यक्ति ने गीता पढ़ने का काम किया था, आज मैं गीता पढ़ूंगा, यानी कल किसी और ने पढ़ा होगा। आज मैं गीता पढ़ूंगा मतलब किसी ने कल किसी और ने पढ़ा होगा। कॉमा का प्रयोग आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए, लेकिन ऐसे शब्दों में कॉमा का प्रयोग होता नहीं है, बस समझने के लिए हम आपको यहाँ पे कॉमा का प्रयोग कर देते हैं। चलिए, पहला कह रहा है कि आज मैं गीता पढ़ूंगा, लेकिन इसे यहाँ पे रुक जाना है। आज मैं गीता पढ़ूंगा यानी कल किसी और ने पढ़ा होगा, और आज मैं गीता पढ़ूंगा यानी कल मैंने कुछ और पढ़ा था और आज मैं गीता पढ़ूंगा। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज मैं गीता पढ़ूंगा यानी कल किसी और ने पढ़ा, और आज मैं गीता पढ़ूंगा यानी कल मैंने कुछ और पढ़ा था। शब्द एक ही है, लेकिन ये वाक्य वाला घात का अर्थ यही होता है कि किसी एक जगह रुक के पूरे वाक्य के अर्थ को चेंज कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम किसे कहते हैं? संगम, संगम का अर्थ होता है मिलना, संगम का अर्थ होता है मिलन। संगम का अर्थ क्या होता है? मिलन या मिलना। चलिए, तो उच्चारण करते समय केवल स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण, उनकी दीर्घता, उनमें संयोग और बालाघात का ही ध्यान नहीं रखना पड़ता है, बल्कि पदीय सीमाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। अभी पदीय सीमा क्या है? अच्छा, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, एक सुर से बोलते जा रहे हैं, कहीं पे रुकना नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं करना, बस बोलते जा रहे हैं। तो क्या बोलने से शब्द सुंदर होगा? जी नहीं। शब्द सुंदर कब होगा? जब संगम को बेहतरीन उपयोग होगा। जैसे उसके भाई का रन में देहांत हो गया, अब एक तरफे से बोल दिए, अच्छा लगा नहीं, लेकिन अब हम बोलेंगे उसके भाई का रन में देहांत हो गया, उसके भाई का रन में देहांत हो गया यानी उसका भाई रन में मारा गया। यहां का और रन के बीच थोड़ा सा ठहराव होता है। ठीक, यहां का और रन के बीच क्या होता है? थोड़ा सा ठहराव होता है। इसी ठहराव को या विराम को हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। फिर से समझेंगे, उसके भाई का रन में देहांत हो गया, तो क्या रन और का के बीच में ठहरा नहीं ठहरा? ठहरा। इसी ठहराव या विश्राम या विराम को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। चलिए, उसके भाई इसी कारण नहीं आए, उसका भाई इसी कारण नहीं आए, तो कारण और नहीं के बीच क्या है? थोड़ा सा गैप है, इसी को संगम कहते हैं। अगला, मरुभूमि का मैदान जल सा दिखाई देता है। मरुभूमि का मैदान जल सा दिखाई देता है यानी पानी जैसा दिखाई देता है, यहां पे भी संगम का प्रयोग है। यहां भी जल और सा के बीच मौन विराम है। अच्छा, मेरे विद्यालय में आज जलसा सभा है। अब देखिए, यहां पे कंफ्यूजन होगा, यहां पे जल और सा दोनों है या नहीं है? है। यहां पे भी जल और सा दोनों है कि नहीं है? है। लेकिन यहां पे गैप है या नहीं? अगर मैं इसको पढ़ूं तो ऐसे पढ़ूंगा, मरुभूमि का मैदान जल सा दिखाई देता है, लेकिन यहां पे जब मैं पढ़ूं तो मेरे विद्यालय में आज जलसा है यानी कि सभा है, तो दोनों के बीच यहां पे गैप और यहां पे गैप, इसी गैप को क्या कहते हैं? संगम या विराम चिन्ह। अगला है जा पानी ला, जाओ और पानी लाओ, और जा और पानी के बीच थोड़ा सा ठहराव है। अगर हम डायरेक्ट से जा पानी ला, जा पानी ला, जा पानी ला, इसका अर्थ है मैं कह दूं जापानी ला, जापानी यानी जापान का व्यक्ति के बारे में चर्चा हो गया। अगला, जैसे जापानी ला, एक क्या हो गया? गलत। जा पानी ला और जापानी ला यानी जापानी चाय ला। चलिए, अब लिपि क्या कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग, वो किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे हमारे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। इंग्लिश किस भाषा में लिखी जाती है? जो इंग्लिश आप लिखते हैं यह किस भाषा में है? तो इसका नाम है रोमन लिपि। कौन लिपि? रोमन लिपि। अच्छा, उर्दू कौन लिपि में लिखा जाता है? तो उर्दू का लिपि है फारसी। उर्दू का लिपि क्या है? फारसी लिपि है। अब समझिए कि लिपि या लेखन, लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट, किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग।
और ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। ध्वनि को जिस प्रकार से हम लिख दें उसे लिपि कहते हैं। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज होती है, कंफ्यूजन मत रहना है कि लिपि का मतलब ही भाषा होता है, जी नहीं। देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है आपका मराठी, क्या हिंदी और मराठी में फर्क नहीं है? बहुत फर्क है, ठीक। तो लिपि और भाषा अलग होती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। लिपि फिर से समझेंगे कि लिपि का लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग, और ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं लिपि। हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं लिपि। अब जरा ध्यान देंगे, मेन टॉपिक क्या है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में। अच्छा, अभी मैंने चर्चा किया इंग्लिश। इंग्लिश किस लिपि में लिखी जाती है? इंग्लिश का लिपि क्या है? इंग्लिश का लिपि आप कहेंगे सर इंग्लिश का लिपि है रोमन। इंग्लिश का लिपि क्या है? रोमन। फिर मैं कहूंगा उर्दू का लिपि क्या है? उर्दू का लिपि क्या है? तो उर्दू का लिपि हो गया फारसी। यानी सारे भाषा का अलग अलग लिपि होता है, इसके अलावा लिपि और भाषा में कोई समानता नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। चलिए अब समझेंगे। यहां तक अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आप हमें बताएंगे। और ये हो गया आपका वर्ण पूर्ण रूप से समाप्त। जिन लोगों को इससे पहले वाले जो महाप्राण अल्पप्राण इत्यादि में दिक्कत हो वो वर्ण पार्ट 3 देखेंगे। जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा इस टॉपिक से वो वर्ण का पार्ट 1, 2, 3 और 4 देखेंगे, और इस सारे टॉपिक से आपका पूरा क्लियर हो जाने वाला है वर्ण। इससे अलग से कोई भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। बस आप यूं समझ लीजिए कि हमारी टॉपर्स योद्धा की टीम, आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप छोड़ दें, आप पूरा का पूरा करके आएंगे। बस आप हमारे साथ दें। हम चाहते हैं कि आप हमारे हर एक वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें। आप हमें टेलीग्राम पे VP टॉपर्स एकेडमी सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। उस चैनल पे आपको सारे पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे, हर सब्जेक्ट के हर क्लासेस के पीडीएफ वगैरह यहाँ पे मिलते रहेंगे VP टॉपर्स एकेडमी के तौर पे। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं @टॉपर्स एकेडमी। आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर ऑफलाइन क्लासेस या किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। चलिए ईमेल vnp@office@gmail.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे, आपकी सारी समस्या का समाधान हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।